आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कक्षा 10 के लिए है तथा मैंने इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कक्षा 10 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आओ मैं अब आपको चैप्टर नंबर 2 यानी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ जो पेपर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि हमारा तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर 1 वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण नहीं होगा, प्रकाश का विक्षेपण एक अलग प्रकार की कुंजी है। जैसे इसका ऑप्शन नंबर 2 है वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपरिवर्तन। और ऑप्शन नंबर 3 है वायुमंडलीय धूल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन भी एक अलग चीज़ है, तो ये भी इसमें नहीं होगा। प्रकाश का विक्षेपण भी नहीं होगा। और मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 है बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन एक अलग बात है। जो प्रकाश का सिग्नल के रूप में यूज़ होता है वो प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के इस अपवर्तन के कारण ही तो तारे का टिमटिमाना कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। कहाँ होता है? स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। जो स्वस्थ नेत्र के लिए हमारा दूरबिंदु स्थित होता है वो कहाँ होता है? हमारा अनंत पर होता है। वह यह था कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जो स्वस्थ नेत्र होता है, जैसे कि हमारे स्वस्थ नेत्र ही है, उसमें हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। और जो स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है वो होता है हमारा अनंत पर। ये दो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? दूरदृष्टि किसी भी प्रकार का दोष हो उसमें जो प्रयुक्त चश्मे में जो प्रयुक्त लेंस किया जाता है वो लेंस ही किया जाता है, दर्पण नहीं किया जाता। तो ये दर्पण और ये भी दर्पण। तो ऑप्शन में दर्पण देखते हमें गलती काट देना है, ये तो हो ही नहीं सकते। वो रह गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इसमें हमारा जो दूरदृष्टि है उसमें हम उत्तल लेंस का ही उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 8 वायु में एक सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण के लिए माध्यम में अपवर्तनांक होगा। कितना होगा? जो हमारा क्रांतिक कोण होता है वो इसके लिए इसके ही बराबर के होता है। जो हमारा क्रांतिक कोण होता है वो होता है हमारा C। और जो वायु में सघन माध्यम की सतह के समांतर आपतित किरण होता है तो उसके लिए परावर्तन यानी कि अपवर्तन कोण कितना होता है? वो हमारा क्रांतिक कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है? मतलब कौन सा प्रतिबिंब होता है? उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। प्रतिबिंब तो उल्टा ही होता है परंतु हमें कैसे दिखाई देता है? सीधा। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको पिछली भी वीडियो में कराया था। इसके ही रिलेटेड क्वेश्चन था जो हमारा चैप्टर 1 से लिया गया था। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वहाँ हमारे चैनल पर जाकर फर्स्ट वीडियो देख ले, जिस पे मैंने ये क्वेश्चन हल भी कराया है। और ये क्वेश्चन मैं दोबारा से आपको इस बार वीडियो में भी हल करा रहा हूँ। जैसे कि इसमें दिया हुआ है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु की होती है हमारी A और के सापेक्ष यानी कि N किसका अपवर्तनांक है? कांच यानी ग्लास। कितना दिया हुआ है? 3/2। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ये हमें ज्ञात करना है। क्योंकि हमें ये देखो यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का दे रखा है और कांच के सापेक्ष वायु का पूछ रखा है। जैसे कि ये उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका भी उल्टा कर दीजिए। जो हमारा GN होगा वो 1/ANG हो जाएगा।
तो इसलिए हमें 1/a n g का मान हमें दे रखा है, जो कि हमारा 3/2 है। अब आपको मतलब पता है, जो इस नीचे वाला पद होता है इसकी गुणा सबसे ऊपर वाले पद में हो जाती है। 2 की गुणा 1 में करी 2 एकम 2 और बटे में 3, तो इसके ऐसे के ऐसा ही है। तो इसका कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? 2/3। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा डी सही। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। जो हमारा सर्वाधिक विचलन होता है वो हमारा बैंगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का। और इसमें एक ही क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में गुजरता है तो न्यूनतम विचलन क्या होता है? जो न्यूनतम विचलन होता है हमारा, वो होता है हमारा लाल रंग का। कौन से रंग का? लाल रंग का। जो भी हमारा विचलन होगा वो 2 ही रंगों में होगा, एक बैंगनी रंग में और एक लाल रंग में। इसके अलावा आपको किसी भी ऑप्शन पर राइट नहीं लगाना है, केवल आपको यही देखना है कि न्यूनतम है या सर्वाधिक है। और एक बात इसमें यह भी पढ़ने की है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, और जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो कैसा होता है? न्यूनतम विचलन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। जो कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है वो लाल रंग का होता है, और जो न्यूनतम विचलन होता है वो भी लाल रंग का ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स एक ही बात है हमारी। और इसमें दे रखा है जल का अपवर्तनांक 4/3 में प्रकाश की चाल होगी, यानी कि हमें इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि अभी हम इस पर सोल्व करेंगे। तो मैंने जैसे आपको पिछले ही वीडियो में एक फॉर्मूला और बताया था, जो हमारा n होता है हमारा C/V। जो C होती है या प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में होती है, और G होती है, जो V होती है हमारी, ये प्रकाश की चाल अन्य किसी माध्यम में होती है। और हमारा n क्या होता है? हमारा n होता है अपवर्तनांक। तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो हमारा अपवर्तनांक है वो 4/3 है, और चाल है 3 × 10⁸। तो C तो हमको दे दिया प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स एक ही बात होती है। और n दे रखा है हमारा 4/3, ये दे रखा है हमारा अपवर्तनांक 4/3। तो अब हमको v ज्ञात करना है। तो जैसे भी हम इसको v के रगे ज्ञात करने के लिए हम इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे। जो v बराबर होगा हमारा C/n हो जाएगा। और v बराबर C का मान दे रखा है 3 × 10⁸, और n का मान है हमारा 4/3। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो 3 × 9 × 10⁸ बटे में 4। तो अब हम क्या करेंगे? 4 से इसे डिवाइड कर देंगे। 9 को 4 से आप ऐसे ही डिवाइड देख लीजिए, क्योंकि आप कई बार ऐसा करते हो कि वहाँ पे मौखिक ही डिवाइड कर जाते हो, जो कि गलती हो जाता है। 4 दूनी 8 रह गया, 1 पॉइंट लगाई 0, 4 दूनी 8 0 ऐसे ही लगा लेंगे, 4 पंजे 20। तो हमारा आंसर क्या आया है? 2.25 × 10⁸। ठीक है, और ये भी हमारा मीटर प्रति सेकंड ही होगा। चाल कोई सी भी हो वो हमारा उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या आया है? 2.25। मगर इसमें 2.25 तो कहाँ पे दिया ही हुआ ही नहीं है, तो इससे रिलेटेड क्या होगा, हम इस पे ही राइट लगा देंगे। कई बार ऐसा लगभग में भी आंसर आ जाता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ये इस प्रकार है कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी घटनाएं सम्मिलित होती है? इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी घटनाएं सम्मिलित होती है, ना कि घटनाएं। इसमें कह रखा है परिघटनाएं। कौन सी सम्मिलित होती है? अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, तथा आंतरिक परिवर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं, आंतरिक परिवर्तन। आप कई बार इसको क्वेश्चन जब आपको सही लगाना ना आए तो क्वेश्चन में से ही गलती निकालनी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे विक्षेपण भी सही है, परावर्तन तो हो गए नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गलती हो गया। अपवर्तन भी सही है, विक्षेपण भी सही है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तो सिग्नल में होता है, तो इसलिए ये भी हमारा नहीं है।
और जैसे विक्षेपण परिकिरणन, परिकिरणन आ गया भैया, ये भी नहीं है, तो हमारा ये रह गया जो कि हमारा ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है? मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? किस भाग पर बनाता है? परितारिका। किस भाग पर? परितारिका। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किससे किया जाता है? परिक्षाभी द्वारा। कौन सा? परिक्षाभी द्वारा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो है, विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। जो कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विचलन कोण क्या होता है हमारा। क्या? विचलन कोण क्या होता है? जो हमारा विचलन कोण होता है, क्या? विचलन कोण, उसको बोलते हैं हम डेल्टा एम। क्या बोलते हैं? डेल्टा एम। और जो हमारा प्रिज्म कोण होता है, क्या? प्रिज्म कोण। जो हमारा प्रिज्म कोण होता है उसको बोलते हैं ए। प्रिज्म कोण क्या होता है? जो प्रिज्म द्वारा कोण बनाया जाता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। और जो हमारे पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या कहा है? अपवर्तनांक तो आप सभी को पता ही होगा, वो तो हमारा एन होता है। जब हमें इन तीनों में संबंध बताना हो या सूत्र बताना हो तो हमारे लिए ये फॉर्मूला होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि किस किस में संबंध दिया हुआ है? हमारा संबंध दिया हुआ है विचलन कोण, प्रिज्म कोण तथा पदार्थ के अपवर्तनांक। तो इन तीनों में संबंध ये होता है, जिस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी दिया है जिसे मैं अभी आगे कराऊंगा। अब मैं आपको इस चैप्टर से जो लिए गई 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा। कितने कितने? 2 और 3 नंबर के, जो कि बस मैं कहता हूँ कि बस यही क्वेश्चन कर लीजिए, इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए। इनसे ही आप यानी कि जितने भी क्वेश्चन का यानी कितने भी मार्क्स का आपका फिजिक्स का पेपर आएगा उसमें से आप लगभग 90% क्वेश्चन करके आओगे, ये मैं आपका दावा करता हूँ। तो चलो अब हम आप क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आँख का दृष्टि दोष क्या होता है? आँख का दृष्टि दोष क्या है? तो क्या है हमारा, कभी कभी आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है जिस कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी कि हमें साफ दिखाई नहीं देता और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे ही आँख का दृष्टि दोष कहते हैं। तो पता चल गया आपको आँख का दृष्टि दोष क्या है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि इस साल के में पेपर की दृष्टि से आने के लगभग पूरे ही चांस है। क्वेश्चन नंबर 2, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जो कि हमारा 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसका कारण यह है कि तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने एक तारों का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता रहता है। पर जो हमारा प्रकाश है वो निरंतर अपरिवर्तित यानी कि बदलता नहीं, इसलिए ही ये अपरिवर्तित होता रहता है, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। आपको पता होगा कि अभिलंब की ओर झुकना कौन सी कंडीशन है, जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था। इस प्रकार तारों की यह आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। इस प्रकार आँखों में प्रवेश करने वालों तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिस कारण कोई तारा कभी नहीं चमकीला प्रतीत होता तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाता का कारण बन जाता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। जो इसी ऊपर हमने क्वेश्चन कराया था, वो कराया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, और इसमें कहा है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते।
तो यह इस प्रकार है कि ये क्यों नहीं टमटमाते। यह ग्रह तारों की उपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, अतः एक ग्रह किसी तारे की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। ग्रह प्रकाश के एक विस्तृत स्रोत के समान होता है, जिसे अनेक बिंदु प्रकाश स्रोतों से मिलकर बन जाता है या बन सकता है। किसी प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में होने वाला परिवर्तन, किसमें परिवर्तन होने वाला, प्रकाश की मात्रा में होने वाला परिवर्तन आंख तक पहुंचने वाला कुल प्रकाश की तुलना में नगण्य होता है। अर्थात प्रकाश आंख तथा सतत के रूप में पहुंचता रहता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं अपितु सतत रूप में चमकते रहते हैं। यानी कि है टिमटिमाते नहीं है, यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते नहीं है। अरे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यह है कि मनुष्य की आँख के लिए निकटतम बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। एक हमारा निकटतम बिंदु और एक हमारा दूर बिंदु, इन दोनों से हमें क्या तात्पर्य है तथा स्वस्थ नेत्र के लिए इनकी स्थिति, जो हमारी स्वस्थ नेत्र होती है इनके लिए इनकी स्थिति भी बतानी है, जो कि 2 नंबर में पूछे जाएगा हमारा। इससे पहले जो मैंने आपके 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये लगभग मैं 90% चांस लेता हूँ कि ये लगभग इस साल पूछे जाएंगे। दावा करता हूँ कि आप बच्चों केवल यही क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो ये ऐसे है कि निकटतम बिंदु क्या होता है। वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपने अधिकतम समाजन क्षमता का उपयोग करके स्पष्ट देख सकता है, समाजन क्षमता का उपयोग करके स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। जो अब हमारा है दूरबिंदु क्या होता है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। और जो हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि स्वस्थ आँख के लिए इनकी स्थिति बताइए। स्वस्थ नेत्र 25 सेंटीमीटर की अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। जो उसकी न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और जो हमारा दूरबिंदु होता है वो कहीं पर स्थित होता है, अनंत पर। तो बच्चों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसका ले सकते हैं PDF। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा विस्तृत प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा, जो कि हमारा 5 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ये इस प्रकार पूछा जाएगा, दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष के निवारण किस प्रकार किया जा सकता है तथा इसका किरण आरेख भी खींचिए या समझाइए। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ये बहुत ही आसानी लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से पीड़ित दोष वाले मनुष्य को दूरदृष्टि दोष हो जाता है, या इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तथा इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। जैसे मैंने इसका किरण आरेख भी खींचा है, ऐसे पहले आपको एक नेत्र जैसी बना लेनी है, फिर उसमें आपको पता है कि एक नेत्र लेंस लगाना है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई इसका निकटतम स्थित वस्तु या कोई बिंदु है, जिससे इससे इस प्रकार इसका मतलब प्रतिबिंब बनने की घटना प्रदर्शित हो रही है, और यहाँ होता है हमारा रेटिना। क्या होता है हमारा यहाँ, रेटिना। परंतु इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के कहाँ बन रहा है, पीछे। कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारा रेटिना के पीछे बनता है। तथा इसका निवारण इस प्रकार किया जा सकता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को तथा इस दोष से दूर करने के लिए अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का, ना कि दर्पण। दर्पण एक अलग बात है, लेंस एक अलग बात है। दर्पण और लेंस को मैंने बाकायदा डिटेल सहित समझाया गया था, जो हमारी वीडियो नंबर 1 में है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना पड़े, कि हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए।
उत्तल लेंस का उपयोग करते ही हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनने पड़ेगा, रेटिना पर, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो ये हमारा दूरदृष्टि का था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निकट दृष्टि दोष क्या है तथा इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, और इसका किरण आरेख भी खींचिए। जो इसे ऊपरले वाला क्वेश्चन था वो हमारा दूरदृष्टि दोष का था, और जो ये है हमारा, ये है निकट दृष्टि दोष। इस चैप्टर से मैंने केवल 3 ही क्वेश्चन लिए हैं जो कि पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तथा केवल आप इन्हें ही पढ़ लीजिए। तो अब क्या है हमारा निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की यानी निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से दोष से पीड़ित वाले व्यक्ति को कौन सा दोष हो जाता है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तथा इसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता था तथा इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के आगे। चलो इसका प्रतिबिंब का एक बार किरण आरेख भी देख लेते हैं कि हमारा किस प्रकार से है। मान लीजिए कि ये हमने कोई नेत्र बनाए रखी है, तथा आप सभी को पता होगा कि जो नेत्र होता है उसमें एक नेत्र लेंस लगा होता है, यानी कि जो प्राकृतिक की देन है। और हमारे यहाँ पे कोई बिंदु O स्थित है, जो दूरी अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें इस प्रकार है कि ये रेटिना की पर ना बन के यूँ हमारा रेटिना होता है, रेटिना के आगे बन रहा है। तो हमको पता चल गया कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ पे बनता है, आगे। तो इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। और इसको निवारण, इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने इस दोष को दूर करने के लिए अपनी आंखों के चश्मे में अवतल लेंस, उसमें उत्तल लेंस का किया जाता था उपयोग और इसमें अवतल लेंस का किया जाता है, जिससे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना पड़े, रेटिना पर। कहाँ, रेटिना पर। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि 4-4 या 5-5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये भी हमारा 4 नंबर में पूछा जाता है अधिकतर। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, यह वर्ण विक्षेपण क्या होता है तथा प्रिज्म द्वारा यानी कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण समझाइए। तो सबसे पहले हम वर्ण विक्षेपण ही देख लेते हैं कि क्या होता है। जब कोई श्वेत प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश जो प्राकृतिक प्रकाश है उसको हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो वह उसे 7 रंगों में विभाजित कर देता है, जिससे यह घटना वर्ण विक्षेपण घटना या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारा कोई श्वेत प्रकाश है और ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर डाला जा रहा है। तो ये प्रकाश इस रूप में जाना होता तो वह प्रतीत होना चाहता था, बट ये इसने क्या हुआ कि ये 7 रंगों में विभाजित कर दिया प्रिज्म ने। तो जो विभाजित होगा वो भी एक मतलब कि नियमित रूप से ही होगा, जो कि हमारा VIBGYOR यानी कि विब ग्योर के रूप में होगा। आप ये नाम याद कर लीजिए, विब ग्योर, जो कि आप ये याद कर लेंगे तो इससे आप सारा ही चित्र बना लेंगे। आप ऐसे 7 रंगों में विभाजित कर दो इसे, और यहाँ पे विब ग्योर के रूप में आप इनके नाम लिख दीजिए। वी का मतलब होता है वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब हमारा रेड होता है। आपको हिंदी में भी मैं अभी नीचे बता दूंगा कि इसका प्रतीक क्या क्या होता है। अर्थात आप इसे किस प्रकार लिखेंगे, अर्थात सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है। जो सूर्य का प्रकाश है यानी कि श्वेत प्रकाश है वो विभिन्न रंगों का क्या है, सम्मिश्रण। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। इस प्रकाश से उत्पन्न यानी कि जो श्वेत प्रकाश है उससे उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं, तथा इन रंगों का विभाजित हुआ रंग इस प्रकार है कि बैंगनी यानी वॉयलेट, जामुनी यानी इंडिगो, नीला मतलब ब्लू, हरा मतलब ग्रीन, पीला मतलब येलो
और नारंगी मतलब ऑरेंज तथा रेड मतलब लाल के क्रम में होता है, जो कि एक नियमित क्रम है। इस चैप्टर से 3 ही न्यूमेरिकल लिए हैं मैंने, केवल 3। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल है, बट मैंने 3 ही लिए हैं। अगर केवल आप इन्हें ही कर लो तो पक्का, अरे भाई दावे के साथ कहता हूँ, लगभग 99% चांस है इस चैप्टर में से केवल एक ही न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, अगर जो आया तो। चलो तो इन न्यूमेरिकलों को हल कर लेते हैं। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जब भी हमारा बिंदु स्थित होता है तो वो हमारे क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है हमारा? v, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जो दे रखा है हमारे 80 सेंटीमीटर। और आपको बता दें कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में आप कौन सा लेंस यूज करते हो? बताओ। मैंने अभी बताया था आपको कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है। तो अवतल लेंस होता है हमारा, जो कि अवतल लेंस होता है जो कि हमारे निकट दृष्टि से दोष से पीड़ित व्यक्ति के निवारण में किया जाता है। जो अवतल लेंस होता है उसमें हमारी प्रतिबिंब की दूरी माइनस की होती है, और इसमें क्या रखा है? निकट दृष्टि दोष, यानी कि दोष है। और जब भी हमारा जो इसमें वस्तु की दूरी होती है वो होगी हमारी इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। क्या होगी? अनंत। क्योंकि आपको पता है स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ पे स्थित होता है? अनंत पर होता है। और इसमें दूर बिंदु नेत्र के सामने, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दे दी है 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसमें कहा है इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता जो होती है हमारी P होती है। तो सबसे पहले हमको P ज्ञात करने के लिए क्या चाहिएगी? फोकस दूरी, यानी F। चूँकि जो हमारी P होती है वो 1/f होती है मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है तो आप क्या कीजिए, इसमें ऊपर 100/f, ये हमारी आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो अब हम इसमें पहले फोकस दूरी याद करते हैं, जो कि हम जानते हैं लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र हमारा क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। लेंस के सूत्र में और केवल दर्पण के सूत्र में एक ही अंतर है, इसमें दर्पण में यहाँ प्लस होता है और लेंस में यहाँ पे माइनस। तो 1/f बराबर 1/v तो हमारा माइनस के 80 ही है, और माइनस के 1/u हमारा इन्फिनिटिव है, जो कि 1/इन्फिनिटिव हमारा 0 होता है। तो 1/f बराबर माइनस के 1/80 आ गया, और ये हमारा 0 हो गया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा ख़त्म ही हो गया। तो अब इसका भी उल्टा कीजिए, इसका भी उल्टा कीजिए, तो f बराबर माइनस के 80 सेंटीमीटर में आया है हमारा। तो अब हम इसकी क्या निकालेंगे? क्षमता। तो क्षमता क्या होती है हमारी? P बराबर सेंटीमीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में ही निकालेंगे। तो 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर का फॉर्मूला ये होता है 100/f सेंटीमीटर। मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे मान ली कर दीजिए 100/f। f कितना है हमारा? 80 सेंटीमीटर। 0 से 0 काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब 4 से 5 को डिवाइड कीजिए, माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा क्योंकि अवतल लेंस है। अवतल लेंस में हमेशा सब चीज़ माइनस की होती है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, लगाया पॉइंट, उतार लीजिए 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो हमारी जो क्षमता आ गई ये कितनी आई? माइनस के 1.25 जो क्षमता होती है वो होती है हमारी डायोप्टर में। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तु तो पढ़ सकता है, और उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रखने के लिए या पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो फोकस दूरी, जो हमारी फोकस दूरी होती है वो होती है हमारी f। ये हमें याद करनी है, और हमें
50 सेंटीमीटर क्या है हमारा, 50 सेंटीमीटर है हमारा, यानी प्रतिबिंब। क्या है हमारा, प्रतिबिंब। मैंने यहाँ पे प्रतिबिंब लिख दिया, बट ये हमारा प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमारी v होती है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। जो हमारा दूरदृष्टि होती है, वो जो हमारा दूरदृष्टि है उसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, उसमें हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, यानी कि उत्तल लेंस से हम इसका निवारण करते हैं। और उत्तल लेंस में जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी वो प्लस की आएगी, और जिसमें हमें दे रखी है ये है हमारी 50 सेंटीमीटर। क्या है हमारी 50 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। और जिसमें हमें कह रखा है कि अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु पढ़ने के लिए, तो ये हमारी क्या है, वस्तु की दूरी। आपको पता होगा कि वस्तु की दूरी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो आपको पता ही होगा 25 सेंटीमीटर होती है। और जो हमारी वस्तु की दूरी होती है ये सदैव माइनस की होती है। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी कि लेंस का सूत्र। जो लेंस का सूत्र होता है वो हमारा होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो 1 ज्ञात करना है, 1/v हमारा 50 यानी कि प्लस का 50 सेंटीमीटर है, माइनस 1/u माइनस के 25 सेंटीमीटर है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगाना भूल जाते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 1/f बराबर 1/50 प्लस 1/25, 1/f यानी कि 1/f बराबर, इस दोनों का एलसीएम 50 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1/f बराबर यहाँ पे 50 और 2 और 1 हो गया हमारा 3, f बराबर 50/3 सेंटीमीटर। या आप इसे डिवाइड कर लीजिए, ये इसका आंसर होगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। दावा करता हूँ कि आप ज़रूर इन क्वेश्चन को करके ही एग्ज़ाम में जाएंगे। जो अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3 है। एक प्रिज्म का कोण, एक प्रिज्म का कोण, मैंने आपको अभी बताया था जो हमारा प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण क्या होता है हमारा ए, अभी बताया था। प्रिज्म कोण अल्पतम विचलन कोण तथा पदार्थ के अपवर्तनांक में संबंध जो मैंने बताया था, वो आपको बताया था कि n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन में साइन a/2। कहना सीख लीजिए, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। या आप हिंदी में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a/2। तो प्रिज्म का कोण हमारा ए होता है, जो कि हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। और अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण जो दिया है हमारा डेल एम होता है अल्पतम विचलन कोण, जो हमको 38 डिग्री दे रखा है। तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, वो होता है हमारा n। तो हमको ये ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल करने का एक सीधा सा फंडा ये है कि जो जो दे रखा है हमें उसमें ही संबंध लगा दो और उसके मान रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमको इसका संबंध पता है, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन में साइन a/2। तो n तो हमें ज्ञात ही करना है। n जो हमारा होता है वो होता है हमारा अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक। तो n बराबर साइन a की वैल्यू दी है हमको 60, डेल m की वैल्यू दी है 38 अपॉन में 2 अपॉन साइन 60/2। तो हमको दे रखा है ये होगा हमारा n 60/2। इसको हम आगे हल करते हैं। ये हो गया हमारा साइन 60 प्लस 38 यानी कि 98/2 बटे साइन 30, जो कि हमें आप सभी बच्चों को पता होगा साइन 30 का मान 1/2 होता है। और ये हो गया हमारा, इससे 98 काटा साइन 48
अपॉन में साइन 30। साइन 48 की वैल्यू हमको दे रखी है, ये दे रखी है हमारे वो साइन 49 होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 चौक 8 और 2 नम 18 साइन 49। तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 0.0 इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 0.75। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 0.75 बटे 0.75 बटे साइन 30 का मान है हमारा 1/2। तो जो अब हम इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.50, जो कि हमारा आंसर होगा। जब भी कभी आपका आंसर आए तो आप उसको एग्ज़ाम बोर्ड में ऐसे ही बॉक्स में छोड़। अगर बच्चों आपको हमारे चैप्टर 1 की वीडियो देखनी है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी वीडियो का लिंक डाल देंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने ये सारे फिजिक्स के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। धन्यवाद।